हेलो माय स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट लेक्चर्स में कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, इसे डिटेल में देखेंगे। तो हेडिंग डालिए इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन एक बहुत ही आसान फिनोमिना है। इवेपोरेशन इज नथिंग बट अगर लिक्विड gets convert to gas और ये फिनोमिना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू द गैसेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज नोन एज इवेपोरेशन। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ conversion of a substance from the liquid state to the gaseous state at any temperature below its melting point, boiling point, is called evaporation और वेपोराइजेशन। अब सवाल उठता है इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग evaporation। अब बच्चों evaporation 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो कि हमारे सिलेबस में है। तो फैक्टर नंबर 1 सरफेस एरिया। अब सवाल उठता है सरफेस एरिया पर सर कैसे डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एटमॉस्फेयर का वाटर से या फिर किसी लिक्विड से कांटेक्ट होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा लिक्विड और एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट, उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना कम सरफेस एरिया उतना कम इवेपोरेशन। तो लिख लीजिए इवेपोरेशन increases on increasing surface area। पॉइंट नंबर 2 टेम्परेचर।
अब देखिए बच्चों, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। क्यों ज्यादा इवेपोरेशन होगा? अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का ज्यादा है तो मान लीजिए ये एक सरफेस है लिक्विड का, तो लिक्विड एटमॉस्फेयर से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है और इवेपोरेट इजीली हो जाएगा। तो इसीलिए इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस evaporation also increases. Point number 3, humidity. अब सबसे पहला सवाल उठता है, सर ह्यूमिडिटी होता क्या है? तो बच्चों, एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जितने प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को अगर डिफाइन करना है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। ये तो था ह्यूमिडिटी होता क्या है। अब सेकंड जो चीज हमें पढ़नी है, ह्यूमिडिटी का इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट है। अब मान लीजिए नंबर ऑफ वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा है ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर एयर के अंदर नंबर ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट हो सकते हैं वो एक कांस्टेंट है, उससे ज्यादा कभी वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो मान लीजिए आज जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो मैक्सिमम है। अब वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन जब होता है तो वो भी तो वाटर वेपर्स ही प्रोड्यूस करता है। तो जब वाटर वेपर्स पहले से ही एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा प्रेजेंट हैं तो इवेपोरेशन की वजह से वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। ऑन increasing humidity, evaporation is reduced because amount of water vapors that can be present in atmosphere are constant। तो ये था बच्चों फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 4 है विंड स्पीड। तो देखते हैं विंड स्पीड्स पे कैसे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए ऑन अ पर्टिकुलर डे विंड की स्पीड काफी ज्यादा है, तो अगर इस एरिया में अगर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो विंड की स्पीड अगर काफी ज्यादा होगी तो वो वाटर वेपर्स को यहां से हटा देगी और आगे की तरफ ले जाएगी। अब इस एरिया में वाटर वेपर्स हो गए कम, तो इस एरिया में इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो अगर विंड की स्पीड बढ़ती है तो वो वाटर वेपर्स को अपने साथ कैरी करके ले जाता है और उस एरिया में जहां से वाटर वेपर्स दूर जाते हैं वहां पर इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है। तो हम लिख सकते हैं दी पार्टिकल्स
of water vapors get carried with wind and increasing the rate of evaporation। तो ये था बच्चों इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब कुछ टॉपिक्स हैं इवेपोरेशन से ही रिलेटेड जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। कैसे आता है देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, हाउ डज evaporation causes cooling। तो देखिए, अब मान लीजिए ये है एक वाटर सरफेस, अब देखिए ये जितना भी यहां इसके आसपास एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ हीट प्रेजेंट होगी। अब ये जो सरफेस वाला सरफेस वाटर है, ये एटमॉस्फेयर में से हीट को अब्जॉर्ब करेगा। हीट को अब्जॉर्ब करेगा और कितनी हीट को अब्जॉर्ब करेगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हीट को अब्जॉर्ब करेगा। जितनी हीट इसे चाहिए वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए उतनी हीट को यह अब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो एटमॉस्फेयर में हीट कम हो जाएगी और कूलिंग इफेक्ट दिखने लगेगा। तो इवेपोरेशन की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट्स भी दिखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। द सरफेस वाटर ऑफ एनी वाटर बॉडी absorbs heat from the atmosphere and gets converted to vapors। Due to this absorption of heat, a cooling effect occurs in the atmosphere। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं तो आपने देखा होगा कुछ लोग अगर उनके पास कुछ सरफेस है अपने टेरेस पर, वो लैंड पर पानी का छिड़काव करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब पानी लैंड पर डाला जाता है तो पानी जो उस सरफेस पर जो भी हीट प्रेजेंट है उसको अब्जॉर्ब करके पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो भी उस सरफेस की हीट थी उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, उस सरफेस को कूल डाउन कर देता है।
तो ये आप एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, आफ्टर अ हॉट सनी डे, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool down the hot surface। तो ये है बच्चों इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है वो है, हमें गर्मियों के दिनों में बोला जाता है कि कॉटन क्लॉथ्स वेयर करने चाहिए, तो क्यों करने चाहिए, इसका कोई तो रीजन होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, वाई शुड वी वेयर cotton clothes in summer। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इसे। गर्मियों के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। पहले तो हमें यह समझ आना चाहिए स्वेटिंग बॉडी पर होती क्यों है। जब हम गर्मियों के दिनों में बॉडी के अंदर इंटरनल हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब स्वेट जब हमारी बॉडी पर आता है वो अंदर की बॉडी की हीट को अब्जॉर्ब करता है और खुद वो स्वेट इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल बॉडी में एक पर्टिकुलर लेवल बना रहता है जिससे ऊपर हीट कभी बढ़ती ही नहीं है। तो ये रीज़न होता है स्वेटिंग का। अब हमारा क्वेश्चन था कि कॉटन क्लॉथ्स को क्यों वेयर करना चाहिए इन समर्स। तो इसका आंसर है बच्चों, कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो अच्छे अब्जॉर्बर्स होते हैं, मतलब वो लिक्विड को बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कॉटन क्लॉथ्स हमारी बॉडी पर जो भी स्वेट होगा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और उसे इजीली इवेपोरेट होने देगा। अगर हम कोई नायलॉन या रेयॉन क्लॉथ्स पहनेंगे तो वो स्वेट कभी बॉडी के ऊपर आएगा ही नहीं और वो इवेपोरेट होगा ही नहीं। ये है बच्चों कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं कि पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है। तो कॉटन being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। तो ये है बच्चों कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do we see
water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। तो आपने देखा होगा बच्चों, अगर ग्लास में ठंडा पानी भर दिया जाता है तो थोड़ी देर बाद ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स, वो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि कैसे आते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। तो देखिए, ये है हमारा ग्लास, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है आइस कोल्ड वाटर। थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं तो इसके बाहर यहां पर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये क्यों आ जाते हैं। अब देखिए, जब पानी अंदर बहुत ठंडा पानी है और आउटसाइड एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब वाटर वेपर्स इस सरफेस से, इस वाले सरफेस से जब अट्रैक्ट होते हैं या फिर इनका कॉलिजन होता है या फिर ये इन कांटेक्ट आते हैं, तब बच्चों जो वाटर वेपर्स होते हैं वो अपनी हीट को इस वाटर वेपर, इस ग्लास के सरफेस को दे देते हैं, क्योंकि ये उस टाइम बहुत कोल्ड होता है। तो जब वाटर वेपर्स अपनी हीट को ग्लास पर दे देते हैं तो उनका लिक्विफिकेशन हो जाता है, वाटर वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स के अंदर जितनी हीट होती है वो इस सरफेस पर रिलीज कर देते हैं और खुद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रीजन है कि ग्लास के बाहर थोड़ी देर बाद वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। हम इसे लिखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, द वाटर वेपर्स present in air on coming in contact with cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं क्या होता है। ग्लास के अंदर पानी प्रेजेंट होता है ठंडा, तो जो सरफेस का टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वो इन कांटेक्ट होता है आइस कोल्ड वाटर के। अब जो एटमॉस्फेयर में वेपर्स, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो वो जब इस सरफेस के आउटर सरफेस पे कांटेक्ट में आते हैं तो वो वाटर वेपर्स अपनी एनर्जी को इस सरफेस पे लूज कर देते हैं। अब जब एनर्जी निकाल रहे हैं
तो वो वाटर वेपर्स खुद लिक्विफाई होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमें एज अ वाटर वेपर्स दिखते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो चलिए अब इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब हम करेंगे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में खोल लीजिए और एक एक क्वेश्चन का मैं आपको अब आंसर बताने जा रहा हूं। तो चलिए, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक एक्सरसाइजेस। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, चलिए पढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। तो ए पार्ट है 293 केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में अगर मैं 273 ऐड कर देता हूं तो मुझे केल्विन में टेम्परेचर मिलता है। तो अगर मैं केल्विन में से 273 माइनस कर दूंगा तो मुझे सेल्सियस मिल जाएगा। तो 293 माइनस 273 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर फॉर पार्ट ए। ऐसे ही पार्ट बी देखें तो 470 केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो 470 माइनस 273 अगर कर दिया जाए तो 197 इज द आंसर, 197 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं सेल्सियस में 273 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा केल्विन। तो ये हो गया 298 केल्विन। ये था पार्ट ए। अगर मैं बात करूं पार्ट बी की, 373 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो 373 प्लस 273 646 केल्विन इज द आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैफ्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम लीविंग एनी सॉलिड। नैफ्थलीन बॉल्स टाइम के साथ डिसअपियर हो जाती हैं, लिविंग एनी सॉलिड मतलब बिना किसी सॉलिड के छोड़े वो पूरी की पूरी डिसअपियर हो जाती हैं। अब नैफ्थलीन बॉल्स कन्वर्ट हो जाती हैं, बिल्कुल ये गायब हो जाती हैं थोड़े टाइम पे। अब ऐसा क्यों होता है तो चलिए देखते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है फॉर सब्लिमेशन वो होता है 1 atm। बहुत छोटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से नैफ्थलीन बॉल डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन बिटवीन लिक्विड फेज आता ही नहीं है। तो क्योंकि सब्लिमेशन की वजह से, क्योंकि इसको छोटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है, तो ये बॉल्स डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये इनविजिबल होता है क्योंकि वेपर्स इसके दिखते नहीं है, क्योंकि वेपर्स बहुत छोटे होते हैं। तो इसीलिए नैफ्थलीन जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, और इसलिए क्योंकि कोई सॉलिड पीछे नहीं छोड़ता है और ये गायब हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, ये ए पार्ट है। नैफ्थलीन
undergoes sublimation easily. That is, the change of state of naphthalene from solid to gas without intervention of state of naphthalene. इंटरवेंशन, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इंटरवेंशन ऑफ स्टेट तो बच्चों यहां दोबारा से लिखेंगे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ लिक्विड स्टेट। Thus, naphthalene balls keeps on forming naphthalene vapors. Which disappear in air with time without leaving any solid। तो ये था आंसर टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं बी पार्ट। क्या बोलता है बी पार्ट? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बी पार्ट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो बच्चों इसका आंसर बहुत सिंपल है। ऐसा ही हमने अगरबत्ती का एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपने लेक्चर नंबर 1 में समझाया था कि कैसे पूरे रूम में स्मेल हो जाती है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर होगा कि डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से हमें थोड़ी देर में परफ्यूम की स्मेल आने लग जाती है। तो इसे हम लिखेंगे gaseous particles possess high speed and move very rapidly in all direction. When perfume is sprayed, its particles diffuses into the particles of air
at a very fast rate and reaches our nostrils. This enables us to smell the perfume from our distance. तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हमें इस ऑर्डर में सेट करना है कि जो सबसे पहला जो हम सब्सटेंस रखेंगे उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं सॉलिड के केस में, तो अगर इन ऑप्शन में सबसे पहले अगर जो कोई सॉलिड होगा तो उसे रखेंगे, उसके बाद किसी लिक्विड को रखेंगे, और सबसे कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं गैसियस के केस में, तो सबसे पीछे रखेंगे गैसेस को। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है वाटर, तो वाटर इज लिक्विड, वाटर है लिक्विड। शुगर, शुगर होता है सॉलिड। और उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ गैस। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं सॉलिड में, उसके बाद होते हैं लिक्विड में, और उसके बाद होते हैं गैसेस में। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम रखेंगे किसको? शुगर को, उसके बाद रखेंगे हम वाटर को, और उसके बाद रखेंगे हम ऑक्सीजन को। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट ए पार्ट 25 डिग्री सेल्सियस, बी पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड सी पार्ट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बच्चों, अब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 100 के बीच में अगर कहीं भी टेम्परेचर है तो वाटर उस टाइम लिक्विड स्टेट में होगा। तो 25 डिग्री पे होगा लिक्विड स्टेट पर। अब बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये इंपॉर्टेंट है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस की फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? जो हमें याद है 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले आइस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट को अब्सॉर्ब करती है, और उसके बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद अगर कोई हीट रह जाती है तो वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन occur in solid as well as liquid state। तो चलिए
बिल्कुल सेम उसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस की तरह 100 डिग्री सेल्सियस का भी वही एक्सप्लेनेशन होगा। तो वाटर कैन अकर इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म एट 100 डिग्री सेल्सियस। फॉर्म की जगह हम यहां स्टेट वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक बात स्टेट की है तो स्टेट ही लिखेंगे। तो 100 डिग्री जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वाटर उस टाइम पर लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। तो पहला क्वेश्चन है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रूम टेम्परेचर होता क्या है। तो बच्चों साइंटिस्ट ने 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर डिक्लेयर करा हुआ है। तो अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखे कि रूम टेम्परेचर, तो उसको आप 25 से डिग्री सेल्सियस कंसीडर करना। अब हमारा क्वेश्चन है गिव एनी 2 रीजन वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो रूम टेम्परेचर पर वाटर तो लिक्विड ही होता है। अब 2 रीजन देने हैं। तो रीजन नंबर 1, एट रूम टेम्परेचर water has no shape but has a fixed volume। तो अगर आपने ग्लास में पानी डालकर देखा हो रूम टेम्परेचर पर कभी, तो उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती पर वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। तो ये एक रीजन, और लिक्विड ही ऐसा चीज होता है जिसका फिक्स शेप तो होता है पर वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम तो होता है पर शेप फिक्स नहीं होता है। तो चलिए ये था रीजन नंबर 1। अब आ जाते हैं रीजन नंबर 2 पर। एट रूम टेम्परेचर water flows easily। अब वाटर फ्लोज इजीली का क्या मतलब है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो। तो ये 2 रीजन थे प्रूफ करने के लिए कि एट रूम टेम्परेचर वाटर जो है लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट बोलता है एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो चलिए बिल्कुल उसी तरीके से, तो अगर आपने रूम टेम्परेचर पर अपनी आयरन अलमीरा को देखा हो तो वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, it has definite shape and volume at room temperature। कहने का मतलब क्या है, क्या आपके घर की अलमीरा रूम टेम्परेचर पे आज किसी दूसरी शेप में, कल किसी दूसरी शेप में आती है? नहीं, उसका शेप और वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये सेम रहता है। तो ऐसा कौन सा स्टेट था जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होती हैं? तो सॉलिड स्टेट में किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड रहता है। तो इससे प्रूफ होता है कि अलमीरा जो है वो सॉलिड है। पॉइंट नंबर 2,
इट इज रिजिड as solid at room temperature. रिजिड का मतलब होता है कि इजीली ब्रेकेबल या फिर इजीली शेप में चेंज, दूसरी शेप में चेंज ना हो। तो वो अलमीरा जो होता है, आयरन अलमीरा, रिजिड होता है एट रूम टेम्परेचर। आप उसको किसी दूसरी शेप में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये था रिजिड। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? तो ये क्वेश्चन बोलता है कि एक तरफ आइस रखी हुई है, आइस एट 273 केल्विन, और एक तरफ वाटर रखा हुआ है एट 273 केल्विन। तो ये बोलता है कि वाइज आइस, जो आइस है उसकी कूलिंग ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर 1 में किया भी था। जो आइस होती है उसको वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये एटमॉस्फेयर से हीट को अब्जॉर्ब करेगी, पर वाटर हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्यों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती थी? सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होते थे तब। तो ये वाटर जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पर आइस उसे अब्जॉर्ब कर लेगी और एनवायरनमेंट को और ज़्यादा कूल डाउन कर देगी। तो इसीलिए आइस का कूलिंग इफेक्ट वाटर से ज़्यादा होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इसे लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं, कूलिंग of ice will be more because it will first absorb the latent heat from the medium to convert itself into water. At 0 degrees Celsius, and then into vapors at high temperature. Hence, can absorb मोर हीट। तो ये ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होगा तो हीट को अब्जॉर्ब करेगा, फिर हीट को अब्जॉर्ब करेगा जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और फिर हीट को अब्जॉर्ब करेगा जब वाटर से वाटर वेपर्स बनेंगे। तो ये एज कंपेयर टू वाटर, आइस जो है ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसका कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? मोर सिवियर बर्न कौन प्रोड्यूस करता है, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? अगर आपके हाथ पर बॉइलिंग वाटर गेर दिया जाए या स्टीम गेर दी जाए तो किसका
इफेक्ट ज़्यादा होगा? तो बच्चों इसका आंसर है स्टीम का इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों होगा? स्टीम जो है पहले अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आती है तो पहले स्टीम जो है हीट को रिलीज करेगी आपकी स्किन पर और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वाटर जो होगा उसका टेम्परेचर, उसकी हीट की वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। तो इसमें बर्निंग सेंसेशन 2 बार हुई, पर बॉइलिंग वाटर में बस वाटर की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई उसी की वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। तो अगर स्टीम और बॉइलिंग वाटर दोनों आपके हाथों पे गिरे तो स्टीम के केस में आपको बर्निंग ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो इसको हम लिख लेते हैं, स्टीम हैज more energy than boiling water. It possesses the additional latent heat of vaporization so when steam falls on skin and condenses to produce water, it gives out 22.5 into 10 की पावर 5 joules per kg more heat than boiling water. At the same time. तो ये था बच्चों आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी बुक्स में फिगर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि ए बी सी डी ई एफ ये किसको डिस्क्राइब करते हैं या फिर ये किसको शो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ए को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ए में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को हम कहते थे फ्यूजन। तो आंसर ए का आंसर है फ्यूजन। बी पार्ट, बी को देखते हैं। अब बी जो डिस्क्राइब कर रहा है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन दिखा रहा है। तो लिक्विड से गैस का कन्वर्जन है वेपोराइजेशन। सी पार्ट, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। डी पार्ट, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हमने बोला था सॉलिडिफिकेशन। ई पार्ट, ई पार्ट में बच्चों सॉलिड से गैस में कन्वर्शन हो रहा है, तो इसे हम कहते थे सब्लिमेशन। और एफ में गैस से सॉलिड, तो सॉलिड से गैस हो या गैस से सॉलिड हो, उन दोनों प्रोसेसेस को सब्लिमेशन बोला जाता था। ई एंड एफ का आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। तो इसी के साथ हम अपना इस चैप्टर को खत्म करते हैं।
हमने इस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट पढ़े और उसके बाद बैक एक्सरसाइज को डिस्कस किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। टिल टाइम ये आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।